आज की कहानी दीपावली से सीख। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। मोहल्ले के सारे मकान बिजली के बल्बों, रंग बिरंगी झालरों और मोमबत्तियों की झिलमिलाती रोशनी से जगमगा उठे। जिधर भी देखो हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी और रह रह कर तड़ तड़ धड़ धड़ की आवाज़ें गूंज रही थी। मोहल्ले के सारे बच्चे अपनी अपनी छतों पर, लान में, घर के बाहर, सड़कों पर और गलियों में उछल कूद कर रहे थे, उधम मचा रहे थे और पटाखे, चक्री तथा फुलझड़ियाँ छुड़ा रहे थे। उनके माता पिता भी कुछ देर के लिए बच्चे बन गए थे और इस हो हल्ला में खुलकर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन रमेश माथुर का घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहाँ न तो बच्चों का हो हल्ला था, न ही बम पटाखों का शोर। माथुर साहब और उनकी पत्नी अपने लान में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। उन दोनों की परेशान निगाहें गेट की तरफ लगी हुई थी। बल्कि श्रीमती माथुर तो 2-3 बार गेट के बाहर निकलकर सड़क तक देख आईं, लेकिन उनके बच्चों मनोज और रंजना का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। लगभग 1 घंटा पहले माथुर साहब के दोनों बच्चे मनोज और रंजना उनके पैसे लेकर अपनी पसंद के बम, पटाखे, राकेट, फुलझड़ी और आदि खरीदने के लिए चौराहे की दुकान तक गए थे। उन दोनों को अधिक से अधिक आधा घंटा में लौट जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और वे नहीं लौटे। जैसे जैसे देर हो रही थी, माथुर साहब और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही थी। लगभग 15-20 मिनट तक और प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने घर में ताला बंद किया और मनोज व रंजना को ढूंढने के लिए चौराहे की तरफ चल दिए। चौराहे पर हर तरफ सड़कों की पटरियों पर तरह तरह की आतिशबाजी से भरी दर्जनों दुकानें सजी थीं, जिन पर औरत, मर्द और बच्चों की भारी भीड़ जमा थी। परेशान मिस्टर माथुर और उनकी पत्नी ने एक एक करके सारी दुकानें देख डाली, चारों तरफ भीड़ में खोज डाला, लेकिन मनोज और रंजना कहीं भी नहीं दिखे। माथुर साहब ने सभी दुकानदारों और वहाँ उपस्थित लोगों से अपने बच्चों की हुलिया बताकर बहुत पूछताछ की, लेकिन उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। हर तरफ से निराश होने के बाद माथुर साहब और उनकी पत्नी भागे भागे थाने पर पहुँचे। संजोग से पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ला थाने पर मौजूद थे। माथुर साहब ने इंस्पेक्टर शुक्ला को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शुक्ला ने बहुत तत्परता दिखाई। उन्होंने झटपट रिपोर्ट लिखी और फिर अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर माथुर साहब के साथ मनोज और रंजना की खोज में निकल पड़े। इंस्पेक्टर शुक्ला ने चौराहे पर अपनी जीप खड़ी की और पूछताछ करने लगे। गाड़ी पर की पूछताछ के बाद एक रिक्शे वाले ने बताया, लगभग 1.5 घंटा पहले उसने एक लड़का और एक लड़की को अस्पताल पहुंचाया है। उनके साथ एक बीमार बुढ़िया भी थी जो जोर जोर से हाँफ रही थी। लड़की की उम्र लगभग 11-12 साल की थी, जो लाल बंदी वाली फ्रॉक पहने थी, तथा लड़के की उम्र लगभग 7-8 साल की थी। वह भूरे रंग का हाफ पैंट तथा नीले सफ़ेद धारी वाला शर्ट पहने था। हाँ, वे मेरे ही बच्चे हैं, श्रीमती माथुर बीच में ही बोल पड़ी। लेकिन उनके साथ एक बीमार बुढ़िया कौन हो सकती है? माथुर साहब बोले। यहाँ बात करने से बेहतर होगा कि हम लोग सीधे अस्पताल ही चलें, इंस्पेक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, श्रीमती माथुर बोली और फौरन जीप में बैठकर सभी लोग अस्पताल चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर सभी ने देखा कि जनरल वार्ड के एक बेड पर गंदी और फटी साड़ी में लिपटी एक बुढ़िया लेटी कराह रही थी और उसके सिरहाने स्टूल पर बैठी रंजना उसका सर दबा रही थी। इससे पहले कि माथुर साहब या उनकी पत्नी कुछ पूछते, रंजना खुद ही बोल पड़ी। पापा, जब मैं और मनोज पटाखे खरीदने के लिए घर से निकले तो चौराहे की तरफ मेन रोड से न आकर जल्दीबाजी में पिछवाड़े वाली गली से आए। जब हम लोग रास्ते में पड़ने वाली झोपड़ियों के पास से गुजर रहे थे तो हमें एक झोपड़ी के अंदर से कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम दोनों एक गए और एक दूसरे से झोपड़ी के अंदर झांकने लगे। हमने देखा कि यह बुढ़िया माई जमीन पर पड़ी कराह रही थी और दर्द के मारे छटपटा रही थी। झोपड़ी के अंदर और कोई नहीं था। हम दोनों डरते डरते झोपड़ी के अंदर गए और इससे बातचीत की। इसने बताया कि इसका बेटा रिक्शा चलाता है, वह रिक्शा लेकर कहीं गया था। इसकी वह भी किसी के बेटा रिक्शा चलाता है, वह रिक्शा लेकर कहीं गया था। इसकी बहू भी किसी के यहाँ चौका बर्तन करने गई थी। यह अकेली पड़ी छटपटा रही थी और इसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। हमने सोचा पता नहीं इसके बेटे बहू कितनी देर में लौटे, तब तक कहीं इसकी हालत और न ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए इसको रिक्शे में लाद कर हम अस्पताल ले आए और डॉक्टर साहब को दिखाकर यहाँ भर्ती करा दिया। यह
आपने हमें पटाखे खरीदने के लिए जो रुपए दिए थे वह हमारे पास ही थे। इन्हीं पैसे में से हमने रिक्शे का किराया दिया और बाकी पैसे लेकर मनोज इनके लिए दवाई लेने गया है। रंजना ने अपनी बात ख़त्म ही की थी तभी दवाई लेकर मनोज आ गया। माथुर साहब, उनकी पत्नी सहित दरोगा, सिपाही आदि सभी लोग आश्चर्य से रंजना की बातें सुन रहे हैं। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया बेटे। चलो अब हम तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ खरीदेंगे। माथुर साहब ने कहा। नहीं पापा, अब हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। मैंने और दीदी ने यह तय किया है कि हर वर्ष दीपावली पर हम जिन रुपयों के पटाखे फुलझड़ी छुड़ाकर धुएं में उड़ा देते हैं, अब हर साल उन रुपयों से किसी गरीब की सहायता किया करेंगे। पैसे कम पड़ जाने के कारण मैं इस बूढ़ी दादी की दवाई नहीं ले पाया हूँ। पापा, आप उसे मंगवा दीजिए प्लीज़, मनोज ने कहा। शाबाश बेटे, अगर हमारे देश के सभी बच्चे तुम्हारी ही तरह समझदार हो जाए तो फिर क्या कहने। हर साल दीपावली पर जो लाखों रुपए धुआं और बारूद के रूप में उड़ा दिए जाते हैं, उन रुपयों से सैकड़ों गरीबों की किस्मत बदल सकती है। इंस्पेक्टर शुक्ला ने मनोज की पीठ थपथपाते हुए कहा और उसे गोद में उठा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि त्योहारों के आने पर गरीबों की मदद करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।